हेलो एवरीवन। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आज इसके बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं। वेनिस एक जगह है, वहाँ पे रहने वाले एक मर्चेंट के बारे में। मर्चेंट यानी कि एक ऐसे इंसान जो ऐसे समुंदर में घूमता वगैरह रहता है और कुछ न कुछ ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें लाता है और अपनी जगह पे लाके उसे बेचता है, अपने गाँव में लाके उसे बेचता है। तो एक ऐसे मर्चेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एंटोनियो जो है वो एक मर्चेंट है। वो वेनिस में रहता है और वेनिस एक देश में देश में है जिसका नाम है इटली। और इटली जो है बहुत ही प्रॉस्परस सिटी, प्रॉस्परस यानी कि बहुत ही बोलते हैं ना, रिच सिटी है। बहुत अच्छा है, सभी लोग बहुत खुश रहते हैं, बहुत पैसा है वहाँ के लोगों के पास। और ये जो कहानी है, ये कहानी 500 साल पुरानी है, 500 ईयर्स पुरानी कहानी है। और तभी जो समंदर में ऐसे लोग जाते थे, ऐसे ट्रैवलिंग वगैरह करते थे, तो बहुत ही डेंजरस रहता था। बहुत ऐसे अलग अलग सी में जो क्रीचर्स रहते थे, बहुत ख़तरनाक रहते थे। फिर भी लोग ऐसे जो मर्चेंट वगैरह लोग रहते थे, ये फिर भी समंदर में जाते थे, ऐसे एडवेंचर करते थे और ऐसे बहुत ही ख़तरनाक चीज़ों का सामना जो है करते थे। और अलग अलग ऐसे समुंदर के आर पार जाते रहते थे, अलग अलग देशों में जाते रहते थे। और ये सब करते हुए वो बहुत सारे पैसे भी खर्च करते थे अपनी जो शिप्स है उसे एक देश से दूसरे देश भेजने में। तो इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा भी लग जाता था। फिर ये जो शिप थी वो दूसरे देश जाती थी और जब वापस आती थी तब उसमें बहुत सारे खाने के ऐसे बहुत सारे टेस्टी टेस्टी पदार्थ रहते थे, जैसे कि स्पाइसेस यानी कि मसाला वगैरह जो लगता है वो सब लाते थे। फिर उसके साथ साथ कुछ ख़जाना भी आता था वहाँ के देशों में से। और फिर जब ये चीज़ें ये जो लोग हैं, ये इधर उधर से चीज़ें लाते थे और उन्हें लाकर फिर यूरोप में जाके उसे बेच देते थे। और उधर बेचने से उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे और वो बहुत ही अमीर हो जाते थे फिर। तो ये जो कहानी है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो उसकी शुरुआत में ये जो एंटोनियो है, हम देखते हैं कि वो अपनी शिप का इंतज़ार कर रहा है। ये जो शिप है वो बहुत सारा मर्चेंडाइज़ लेके आने वाली है। मर्चेंडाइज़ यानी कि बहुत सारे महंगे कपड़े, महंगे वस्तु जो रहते हैं वो सब कुछ ये शिप में आने वाला है। और उस शिप को भेजने में और वापस लाने में उसने बहुत सारा खर्चा भी किया है, बहुत सारे पैसे भी डाले हैं। एंटोनियो जो है वो बहुत ही नेक और भला इंसान है। उससे के पास बहुत सारे दोस्त भी हैं, लेकिन उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम है बसानियो। बसानियो भी बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही दिखने में एकदम अच्छा दिखने वाला लड़का है और वो बहुत ही भला भी है। लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं हैं। उसकी एक इच्छा भी है कि वो पोर्तिया से शादी करे। अभी पोर्तिया जो लड़की है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही होशियार भी है और वो अपने पिता की एकलौती बेटी है। और उसके पिता जो है बहुत ही अमीर है। उसके जो पिता है, जब वह मर गए थे, मरते वक्त उन्होंने उसके लिए, अपनी बेटी पोर्तिया के लिए बहुत सारा ख मतलब पैसे, बहुत सारा रहने के लिए जगह वगैरह छोड़ दी थी। और पोर्तिया के जो पिता है, उन्होंने एक विल लिखी थी। विल यानी कि मरने से पहले एक कागज़ पर सब कुछ लिख के रखते हैं कि मतलब जिसमें अपनी ज़मीन के बारे में लिखते हैं, जायदाद के बारे में लिखते हैं, अपने घर मकान जो कुछ भी है उस सब के बारे में लिखते हैं। तो उन्होंने पोर्तिया के बारे में ये लिखा था कि उसके पति को कैसे चुनना चाहिए और किस किस चीज़ों के आधार पर उसको चुन लेना चाहिए, ये सब कुछ उसमें लिखा था। और उन्होंने एक टेस्ट भी लिखी थी कि किस टेस्ट के, और अगर अगर ये लड़का जो है, अगर ये लड़का को इस टेस्ट में पास होता है तभी वो पोर्तिया से शादी कर सकता है। तो उसको चूज़ करना रहता है। टेस्ट में क्या है कि उसको एक चूज़ करना है। 3 कास्केट्स रहते हैं, कास्केट्स यानी कि मटका जैसे कुछ रहता है। और वो 3 अलग अलग चीज़ों से बने हैं। एक सोने का है, एक चांदी का है, एक लेड का है। लेड यानी कि अपनी पेंसिल जो बनती है, जिस चीज़ से बनती है उसको लेड बोलते हैं। तो आगे अब ऐसे होता है कि बहुत सारे लड़के हैं जिनको पोर्तिया से शादी करने की इच्छा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है एग्जैक्टली। तो ये जो बहुत सारे कास्केट्स हैं जो बनाए हुए हैं, तो उस पर क्या क्या लिखा है वो देखते हैं। तो जो सोने का कास्केट है उस पर ये लिखा है कि तुम्हें वो मिलेगा जो बहुत सारे लड़कों को चाहिए। वैसे जो चांदी का जो कास्केट है उस पे वो लिखा है कि तुम तुम चूज़ करोगे कि उसको क्या मिलना चाहिए। और जो लेड का कास्केट है उस पे लिखा है कि
जो भी मुझे चूज़ करेगा, चुनेगा, उसको वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहता है। तो बहुत सारे लड़के आए हुए थे, बहुत सारे लड़कियों को पोर्तिया से शादी करना है। तो उसमें से एक था मोरक्को का राजकुमार। तो उसने सोने का जो कास्केट है उसको चुना। तो जब उसने खोला वो कास्केट तो उसमें लिखा था कि ये सही वाला कास्केट नहीं है, और ये भी लिखा था कि जो भी चमकता है वही सोना हो ऐसा नहीं है। फिर जो दूसरा इंसान था जिसने अपनी किस्मत आजमाई वो थी अरेगॉन का राजकुमार। उसने चांदी का चुन लिया था, लेकिन वो भी सही वाला कास्केट नहीं था। तो ये जो बसानियो हैं वो उसको भी अपना जो किस्मत है वो आजमाना था, लेकिन उसको मतलब उधर जाने के लिए, जहाँ पोर्तिया रहती है वहाँ जाने के लिए उसके पास कोई पैसे नहीं थे। तो और पोर्तिया रहती है बेलमोंत पे, बेलमोंत बहुत दूर है। तो वहाँ जाने के लिए बसानियो के पास पैसे नहीं थे और उसको वहाँ जाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। तो वह एंटोनियो के पास आता है और बोलता है कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, तो क्या तुम मुझे दोगे? तो एंटोनियो जो है वो बोलता है बसानियो को, हाँ चलेगा। तुम क्या करो, तुम मेरे जो दोस्त हैं शाइलॉक उसके पास चले जाओ और बोलो कि एंटोनियो के नाम पे मुझे थोड़ा सा उधारी दे दो। ये जो शाइलॉक है ये एक जूविश मनी लेंडर है। मनी लेंडर यानी कि वो लोगों को पैसे देता है और बोलता है कि तुम मुझे थोड़े समय बाद दे सकते हो, मतलब कर्ज पे देता है, लोन पे देता है। और इसका रिलीजन है जूविश, मतलब ये जूस के जो रिलीजन है उस रिलीजन को फॉलो करता है। तो बसानियो उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। तो शार्लॉक जो है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन वो एकदम मतलब बोलते हैं ना, वो बिल्कुल दिलदार नहीं है, वो ऐसे जल्दी से किसकी मदद नहीं करता है और उसको सिर्फ पैसों की ही पड़ी हुई रहती है। लेकिन उसको एंटोनियो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको लगता है कि मतलब एंटोनियो जो है वो बहुत दिलदार है, वो सबको मदद करता रहता है, सबको पैसे देता रहता है और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। तो इसकी वजह से शार्लॉक को वो पसंद नहीं था। तो शार्लॉक ने सोचा कि चलो अब इस मौके का हम फ़ायदा उठाते हैं, और वो मतलब बसानियों को पैसे देता है और बोलता है कि देखो, अगर तुम मुझे 3 महीने में, अगर एंटोनियो जो तुम्हारा दोस्त है, अगर वो 3 महीने में मुझे पैसे वापस नहीं ला कर देता है तो मुझे एंटोनियो के शरीर का एक भाग, मतलब एक जो टुकड़ा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एंटोनियो बोलता है चलेगा चलेगा, तुम मुझ इसको पैसे दे दो, बसानियों की मदद कर दो। तो बसानियो पैसे लेता है और फिर पैसों से बेलमोंट चला जाता है। वहाँ पे वो 3 कैस्केट्स देखता है, तो वो जो लेड वाला कैस्केट है उसको वो चूज़ करता है और वही कैस्केट एकदम राइट निकलता है, एकदम सही निकलता है। फिर क्या, पोर्तिया का हाथ उसके हाथ में आ जाता है और फिर पोर्तिया का शादी हो जाती है उसके साथ। पोर्तिया भी बहुत खुश है कि उसकी शादी बसानियो से हो गई। तभी इधर जो शाइलॉक है वो सुनता है कि जो एंटोनियो है, जो अपनी शिप्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, उसकी सभी शिप्स जो है वो डूब जाती है। और ये सुन के शाइलॉक बहुत खुश हो जाता है कि चलो अब एंटोनियो तो है, वो अपना जो उसने जो पैसे लिए हैं और बोला है कि 3 महीने में वो पैसे वापस दे देगा, और वो दे नहीं पाएगा। तो चलो अब शाइलॉक जो है वो एंटोनियो का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने वाला है। तो ये जो मतलब रहता है शाइलॉक, वो कोर्ट जाता है और बोलता है कि देखो, मैंने तो मांग रखी थी और मैंने कहा भी था कि 3 महीनों में अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिलते हैं तो एंटोनियो को उसके शरीर का भाग देना पड़ेगा। तो ये सुन के जो मतलब जो जज रहता है, जिसको हम ड्यूक भी बोलते हैं सम्मान के साथ, तो वो बोलता है कि अरे यार ये कैसी शर्त रखी है तुमने। उसको मतलब एंटोनियो के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, सॉरी लगता है, लेकिन वो भी क्या कर सकता है। अब एंटोनियो ने खुद ने ही तो मतलब बोलते हैं ना, ये शर्त मंज़ूर की थी, तो अब वो भी क्या करे। तो उसकी वजह से जज बोलता है कि जो शाइलॉक बोल रहा है वो सही है। तभी मतलब क्या होता है, जब बसानियो और पोर्तिया जो रहते हैं तो ये सब कुछ सुनते हैं, तो ये वापस वेनिस आ जाते हैं क्योंकि उनको अपनी दोस्त की मदद करनी होती है। तो पोर्तिया जो होती है वो बोलती है कि वो बसानियो को, अपने पति को बोलती है कि चलो ये शाइलॉक को जो है हम दुगना पैसा दे देते हैं और अपने दोस्त एंटोनियो की हम जान बचा देते हैं। लेकिन शाइलॉक जो है वो बहुत ही मतलब ऐसे ज़िद्दी सा है, वो बोलता है कि मुझे एंटोनियो के शरीर का एक भाग चाहिए ही चाहिए। तो जो कोर्ट में जो सभी लोग हैं, जज को लेकर सभी को एकदम मतलब बोलते हैं ना कि ये जो शाइलॉक है इसके पास दिल नहीं है क्या, मतलब ऐसे कैसे इंसान है, ऐसे कैसे किसी का भी शरीर का एक टुकड़ा मांग सकता है। तो जज उसको बोलते हैं कि देखो शाइलॉक, तुम्हें एंटोनियो के साथ थोड़ी सी तो दया दिखानी ही चाहिए, ये करना सही नहीं है।
लेकिन शार्लॉक ये सब कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बोलता है कि देखो, एंटोनियो ने मतलब पहले उसके साथ बुरा किया था, तो अभी वो भी एंटोनियो के साथ वैसे ही बर्ताव करेगा, उसको भी बदला चाहिए। तो तभी क्या होता है कि कोर्ट में एक जवान सा लॉयर आ जाता है और वो बोलता है कि एंटोनियो की साइड से वो केस लड़ेगा। और वो एंटोनियो की बोलता है कि देखो, तुमने शार्लॉक की जो कंडीशन थी, मतलब जो शार्लॉक ने बोला था कि तुम्हें अपने शरीर का एक टुकड़ा देना पड़ेगा, उसको तो तुमने मान लिया था। तो एंटोनियो बोलता है हाँ हाँ, तुमने सही कहा, मैंने तो मान लिया था। तभी जो जवान सा लॉयर है वो शार्लॉक को बोलता है कि देखो, तुम्हें थोड़ी सी दया तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मतलब माना कि न्याय अभी तुम्हारे साथ में है, लेकिन फिर भी ये गलत है। तो ये जो लॉयर होता है वो बोलता है कि देखो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें थोड़ी तो भगवान के नाम पर उसको थोड़ी दया कर देनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम्हें मतलब दया दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब भगवान तो सभी को दर्शन देते हैं, तो भगवान की बात तो तुम्हें सुननी ही चाहिए। और जब तुम दया दिखाओगे तभी तो तुम्हें मतलब बोलते हैं ना, लोग तुम्हें बहुत आदर सम्मान देंगे, एक राजा की तरह मतलब पेश आएंगे। तो शार्लॉक को इस बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उसे लगता है कि चलो, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो यंग लॉयर होता है वो बोलता है कि मतलब तुम्हें अब चाहिए एंटोनियो के शरीर का एक टुकड़ा, तो चलो तुम ले ही सकते हो। लेकिन उस वक्त वो ये भी बोलता है, मतलब उसी समय वो लॉयर ये भी उसे मतलब क्या बोलते हैं, वार्निंग देता है कि देखो, तुम अगर उसके शरीर का एक टुकड़ा लेते हो तो तुम्हें इस प्रकार लेना है कि एंटोनियो के शरीर का एक भी खून का बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। और इस प्रकार तुम्हें उसके शरीर का टुकड़ा लेना है कि मतलब उसके शरीर का एक ही टुकड़ा आएगा, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम कुछ भी ज़्यादा ऊपर नीच करोगे तो उसको कानूनी तरीके से उसको गलत मान लिया जाएगा। तो ये जो शार्लॉक रहता है उसे पता चल जाता है कि अब वो मतलब ये जो जवान लॉयर ने उसे जो बोला है वो तो अब ये कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है ना कि शरीर का एक भाग निकल जाए और खून ही ना आए, और शरीर के भाग में से कुछ ज़्यादा भी ना निकले और कम भी ना निकले, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता। तो वो अपनी हार मान लेता है और इस प्रकार एंटोनियो की जान बच जाती है। लेकिन ये जो जवान लॉयर है, ये है तो है कौन, मतलब पता ही नहीं है कि कौन है ये। तभी हमें पता चल जाता है कि बाद में उन सबको पता चल जाता है, मतलब बसानियो को भी पता चल जाता है और एंटोनियो को भी पता चल जाता है कि ये जो लॉयर है ये और कोई नहीं तो पोर्तिया ही है, और उसने एक लड़की के कपड़े और लड़के के भेस में वो आई थी एंटोनियो की जान बचाने के लिए। बाद में एंटोनियो को ये भी पता चल जाता है कि उसकी जो शिप्स है वो सभी के सभी सुरक्षित है और उसके कोई भी पैसा डूब नहीं गया, उसके सभी के सभी पैसे एकदम सुरक्षित है। तो इस प्रकार से जो कहानी एकदम दुख से ख़त्म होने वाली थी वो एकदम खुशी के साथ अच्छे से ख़त्म हो गई है। थैंक यू।